एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीजू कंपनीज को कॉल करके पूछ रहा होता है कि अगर रेंट के लिए प्रिंटर अवेलेबल है तो वो उसे बताए। तभी वहाँ पर शिंग आती है। वो उसे बताती है कि एक कंपनी के पास रेंट के लिए प्रिंटर है और मैं उनकी कंपनी में मिलने जा रही हूँ, और उससे उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो लेती है। पर तभी उसी लिली का कॉल आ जाता है कि उसका एक क्लाइंट है, मैंने उसे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, इसीलिए उसने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। इस पर शिंग बोलती है कि फिलहाल तो मैं कहीं और जा रही हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी देर रोक सकती हो। तो लिली उसे बोलती है कि तुम अपने पार्टनर जीजू को भेज दो उनसे बात करने के लिए। जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और शिंग को हाँ बोल देता है कि वो चला जाएगा। शिंग तो अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से चली जाती है और जीजू सीधा लिली के पास पहुँच जाता है। वो उसे थैंक यू बोलता है कि तुम यहाँ हो इसीलिए मैं इतना नर्वस नहीं हूँ, नहीं तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। तो लिली यहाँ पर उसके हाथ को टैप करके उसे एनकरेज करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका क्लाइंट मिस्टर वो आ जाता है, जो कि ये चीज़ देख लेता है। वो लिली को यहाँ पर उसके लिए पानी लेने के लिए भेज देता है, जिसके जाते हैं जीजू नर्वसनेस में यहाँ पर गलती कर देता है। वो उसे अपना प्रपोजल दिखाने की वजह फूड का मेन्यू दिखा देता है, जिस चीज़ की वजह से वो काफ़ी एम्बैरस होता है। पर फिर वो उसे अपने प्रपोजल दिखाता है, जहाँ पर मिस्टर व्यू उसे कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊँ कि मैं तुम्हारे जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बस लिली ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। और वो यहाँ पर उसे एडवाइस देता है कि किसी और पर डिपेंड रहकर इन्वेस्टमेंट मत ढूंढो, अपने हार्ड वर्क पर डिपेंड करो। पर जीजू यहाँ पर उसे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताने लग जाता है, और अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई तो उनका प्रोडक्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और डायरेक्टली कोटेशन देता है कि वो उन्हें 7 मिलियन देगा, जिसके बदले में उसे उनकी कंपनी के 20% स्टॉक्स चाहिए। इसके बारे में वो उसे सोचने के लिए बोलता है और जैसे ही वो बाहर आ रहे थे तो लिली उसकी ड्रिंक लेकर आती है। वो पूछती है कि आप लोगों की इतनी जल्दी बात हो भी गई। तो जीजू वो उसे कहता है कि आपने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपने जो कोटेशन दिया है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। जो सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता और लिली के पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर लेकर जाता हूँ। तभी सामने लिफ्ट में से उसकी वाइफ आ जाती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक रह जाता है और अपना हाथ हटा लेता है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। जिसे डरकर मिस्टर वो कहता है कि इस लड़की ने ना मुझे सेड्यूस किया है। ये सुनते ही वो औरत लिली को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन लिली उसे रोक देती है और उल्टा वो को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझ पर किसी और के साथ अफेयर का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसकी वाइफ को भी कहती है कि तुम अपने ट्रैश हस्बैंड को अपने पास ही रखो। जो सब कुछ जीजू भी देख रहा होता है और वो भी उसे ट्रैश कहकर लिली के साथ वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हंसने लगती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहकर जाने के लिए कहती है। जीजू तो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि उसने ही इसीलिए कहा क्योंकि वो मेरी केयर करती है। तभी उसे शिंग का कॉल आता है, जो बताती है कि वहाँ पर रेंट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो उसका काम नहीं बना। जीजू भी उसे बताता है कि उसकी भी मिस्टर वो के साथ बात नहीं बनी। अगले सीन में लिली एक क्लब के अंदर डांस कर रही थी, जहाँ पर एक लड़का उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। वो मना कर देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और उसे टच करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहाँ पर शाओ आ जाता है। पहले तो वो उसका हाथ मोड़कर उसे साइड हटाता है और फिर उसे चिल्लाकर वहाँ से भेज देता है, जिसे देखकर लिली स्माइल करती है। वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर दोनों बहुत ही क्लोज होकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। अगली सुबह हम लिली को शव के साथ होटल में देखते हैं, क्योंकि दोनों ने साथ में ही नाइट स्पेंड की थी। तब यहाँ पर उसे उसके डायरेक्टर का कॉल आ जाता है, जो उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ लेने के लिए बोलता है। ये सुनकर लिली गुस्से से कहती है कि मुझे पता है कि वो की कंप्लेन की वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो ना, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। तभी शाओ शावर लेकर बाथरूम में आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही कूल हो। अब जब वो जा रही थी तो वो उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि अगर हम लोग डेस्टाइंड होंगे तो ज़रूर मिलेंगे, और चली जाती है। जिसके बाद हम ईचन को देखते हैं, जो कि शिंग के घर पर बुके लेकर आया हुआ था और इसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। तो शिंग भी यहाँ पर उसे उनकी 4th एनिवर्सरी विश करती है और फिर दोनों साथ में ओपेरा देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जैंग और हान भी आए हुए थे। ये जंग जब शिंग की फोटोज क्लिक कर रहा था, तभी हान और जांग दी दोनों ही उन्हें देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं। वो शिंग से पूछती है कि ये कौन है, तो शिंग उसका हाथ पकड़कर बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर हान बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा था। जहाँ जांग दी के पूछने पर शिंग बताती है कि वो दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, और फिर वो लोग प्ले देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जैंग हान से कहती है कि इतने चाइल्डिश है। शिंग चैंग एक दूसरे का नाम ज्वाइन करके इन्होंने कंपनी का नाम रखा है, और अगर एक दिन इनका ब्रेकअप हो गया तो भला कंपनी का क्या होगा। तो हान कहता है कि तुम्हें कब से अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की लाइफ में इतना इंटरेस्ट हुआ। इस पर वो बहाना बनाने लग जाती है कि वो उसकी एक अच्छी एम्प्लॉय है, इसीलिए बस वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख रही थी। अब जब ये लोग ओपेरा हॉल में होते हैं तो ये चैंग और शिंग के थोड़ा पीछे ही हान बैठा हुआ था, जहाँ पर हान तो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था। तभी शिंग को जीसू का कॉल आ जाता है,
कि उसका एक सीनियर हानाई टेक्नोलॉजीज में काम करता है जो कि हमें प्रिंटर रेंट पर दे सकता है, लेकिन हमें अभी उसे मिलकर डिपॉजिट देना पड़ेगा। जो सुनकर शिंग बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो यूचेन को समझाती है कि वो इतने टाइम से प्रिंटर रेंट पर लेना चाहती थी, पर उन्हें अभी चांस मिला है तो मिस नहीं कर सकती है। जहाँ यूचेन ना चाहते हुए भी उसे जाने के लिए कह देता है और वो भागकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर हान थोड़ा सा खुश होता है और यूचेन बेचारा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो उनके एनिवर्सरी के दिन भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद हम शूजी को देखते हैं, जो जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर का लॉक टूटा हुआ था। ये देखकर वो फटाफट से यूचेन को कॉल करती है तो वो वहाँ पर आ जाता है। इधर शिंग और जीजू उस इंसान से बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो उनसे बोल रहा होता है कि बहुत लोग इस प्रिंटर को रेंट पर लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जीजू की वजह से ये ऑफर दे रहा हूँ और मैंने तुम्हारा रेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। लेकिन वो डिपॉजिट का अमाउंट उनसे काफ़ी ज़्यादा मांग रहा था। तभी किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है, जिस बीच शिंग जीजू से कहती है कि ये इंसान रिलायबल तो है ना। तो बताता है कि कैसे वो कॉलेज में उसका सीनियर था, हालांकि उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि वो हानाई के लिए काम करता है, पर हम इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो शिंग अब लिली से पैसे मांगती है, जो कि शॉपिंग करके बस पेमेंट करने ही वाली थी, लेकिन वो अब शॉपिंग ना करके वो पैसे शिंग को भेज देती है। जहाँ उस पर्सन के वापस आने के बाद शिंग उससे कहती है कि हम कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहेंगे, लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं किसी और के पास चला चाहता हूँ। तो शिंग अब कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि उस पर्सन के साथ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो बोलती है कि वो फिलहाल उसे आधा ही पैसा पे करेंगे और जब वो उन्हें प्रिंटर दे देगा तभी वो उसे पूरा पैसा देंगे। दूसरी तरफ हान शाओ के साथ बहुत ही गुस्से में बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जिसे देखकर शाओ उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो हान बताता है कि शिंग का बॉयफ्रेंड है। तो शाओ से बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, उनकी शादी थोड़ी हुई है, बल्कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। वो उसे कहता है कि उसमें इन्वेस्ट करके उसे अपने पास रखो और उसका एडवांटेज लो, जिसका ये आइडिया हान को पसंद नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा था। इधर हम यूचेन को शिजू के घर में देखते हैं, जहाँ पर उसने उसका लॉक रिपेयर करवा दिया था और पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी थी कि उसके घर में कुछ चोरी हुई थी। और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा तो आज रात के लिए तुम होटल में रुको, पर वो उसे सॉरी कहती है कि मैं डर गई थी तो सीधा मैंने तुम्हें ही कॉल कर दिया, मैंने कहीं तुम्हें और शिंग को डिस्टर्ब तो नहीं किया। पर यूचेन कहता है कि नहीं, वो तो बिजी है और थोड़ा सैड होता है, जिसे ऐसे देखकर शूजी उसे कहती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है उसे सपोर्ट करने पर। वो कहती है कि मैं अगर उसकी जगह पर होती तो मैं ये सब कुछ हैंडल भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ जो कि सिर्फ अपने बिलव्ड पर्सन के साथ मैरिज करके नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती हूँ। तो यूचेंग कहता है कि मैं भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ और दोनों उसके घर में जाकर बात करते हैं, जहाँ पर शूजी उसे कहती है कि तुम शिंग को प्रपोज करने वाले हो ना। इस पर वो बताता है कि आज मैंने उसे प्रपोज करने का प्लान किया था, लेकिन उसे काम की वजह से जाना पड़ा और अभी मुझे डाउट आ रहा है कि मैं उसे जो लाइफ चाहिए वो दे पाऊंगा या फिर नहीं। तो शीजू उसे कहती है कि तुम बड़ा शिंग से बात क्यों नहीं करते, तुम खुद ही यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ थोड़ा ना डिसाइड कर सकते हो। जो सुनकर वो हाँ बोलकर यहाँ से खुश होकर चला जाता है। अब रात को शिंग यूचेंग के घर पर आती है, क्योंकि वो लोग साथ में डिनर करने वाले थे। वो अपने साथ कुछ डिशेस भी लेकर आई हुई थी और जब वो फ्रेश होकर आती है तो यूचेंग उसे रिंग दिखाकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन कहती है कि वो अभी ये सब नहीं कर सकती, इससे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें बैकअप प्लान की तरह यूज़ कर रही हूँ। वो उसे थोड़ा टाइम वेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिलते ही मैं तुम्हें खुद प्रपोज करूँगी, और उस रिंग को अपने पास रख लेती है। जो सुनकर यूचेंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अब 2 दिन बाद हम जीजू को देखते हैं, जो कि उस आदमी के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर उस आदमी का रूममेट आता है, जो बताते हैं कि वो तो बहुत ही दिनों से यहाँ पर नहीं है, उसके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और उसका रेंट भी उसी ने पे करा है। ये सुनते ही वो ऑफिस जाकर फटाफट ये सारी चीज़ें शिंग को बताता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। जीजू उसे बताता है कि उसने फ्रॉड के लिए पुलिस के अंदर कंप्लेंट भी कर दी है, इसलिए अब शिंग फटाफट से पुलिस स्टेशन में जाती है और जीजू रूफटॉप में जाकर अपने डैड से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। जो सुनकर उनका एम्प्लॉय कहता है कि यार हम इतने अनलकी कैसे हो सकते हैं, इस टाइम पर हम ऐसे फ्रॉड पर्सन से मिले। शिया बोलती है कि अगर ऐसा ही रहा तो भला हम लोगों को पेमेंट कब मिलेगी, क्योंकि उसे अपना घर का रेंट भी पे करना था। अब जैसे शिंग ऑफिस में वापस आती है तो वहाँ उस वक्त सिर्फ शिया होती है, जो उसे पूछती है कि पुलिस ने क्या कहा। तो शिंग बताती है कि अभी उसे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो सुनकर वो बोलती है कि मैंने सुना कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, इसीलिए हमें इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा और प्रिंटर ना होने की वजह से मैं दिन भर खाली रहती हूँ। उसे ये भी नहीं पता था कि उनके कंपनी के हालात कब तक सुधर पाएंगे,
इसीलिए वो उसे अपना रिज़ाइन लेटर दे देती है, जो देखकर शिंग उसे परस्यूट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो नहीं मानती तो शिंग उसने जो अभी के लिए उतना साथ दिया उसके लिए थैंक यू बोलती है। लेकिन उसी वक्त वो एकदम से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जीजू अपना एनालॉग प्रोडक्ट हान को दिखा रहा होता है और उसे उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कहता है। पर तभी यहाँ पर उसे श्रेया का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि शिंग बेहोश हो गई है। जो सुनकर हान भी उसके साथ हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया और उसे फीवर हुआ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। फिलहाल वो उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहता है। जो सब सुनकर अब जब हान जा रहा होता है तो जीजू उसे बताता है कि कैसे उनके पैसे फ्रॉड में चले गए और अभी उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए शिंग की फ्रेंडशिप के कारण क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो मना करके उसे कहता है कि अगर तुम सच में उसकी केयर करते हो तो उसे डोंगयांग का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मनाओ, वरना अगर तुम इतनी सी हार्डशिप भी नहीं झेल पा रहे हो तो तुम कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। अब जब शिंग बेहोश होती है तभी उसे ईचन कॉल करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती, जो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है कि तुम्हारे डैड के साथ किसी ने फ्रॉड किया है और हमें पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या तुमने शिंग को इसके बारे में हेल्प करने के लिए बताया? पर वो बोलता है कि वो कैसे भी पैसे अरेंज करके उन्हें भेज देगा और फ़ोन रखता है। तभी शूजी आकर उसकी बात सुन लेती है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, और अपना कार्ड उसे देती है ताकि वो उन पैसों से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जो लेने से पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन शूजी उसे बोलती है कि अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, हम लोग क्लासमेट्स रह चुके हैं और तुम तो शिंग की बॉयफ्रेंड भी हो, इसीलिए इन्हें रख लो। जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहता है कि वो जल्दी इंटरेस्ट के साथ उसे वो पैसे वापस कर देगा। इधर शिंग को अभी तक होश नहीं आया होता। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और जीजू को घर भेजकर उसका ख्याल रखती है। थोड़ी देर बाद अब शिंग साइड होकर उठती है, जहाँ पर वो लिली को सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे पैसे भी खो दिए। पर लिली उसे ये सब के बारे में सोचने से मना करती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा तब मुझे वो पैसे वापस कर देना। फिर वो उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जैसे शिंग अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें ईचंग के बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए थे और उसने उसे मैसेज भी किया हुआ था कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे दोगी। और उसने आखिर में मैसेज किया होता है कि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, जिसे देखते ही वो उसे फटाफट से कॉल करती है और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो बताता है कि उसके डैड किसी के लिए विटनेस बने थे पैसों के लिए, पर वो पर्सन भाग गया, इसीलिए अब उसके डैड को पैसे देने पड़ रहे हैं। पर मैंने किसी फ्रेंड से पैसे लेकर वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तभी शिंग उसे बताने वाली होती है कि वो कैसे वो बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। पर ईचिंग उसे बीच में ही कह देता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बिजी हो, मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फ़ोन कट कर देता है। जो सुनकर शिंग रोने लग जाती है। अब अगले दिन वो घर पर आ गई थी, जहाँ पर वो शाओमेंग को लिली से बात करते हुए सुनती है कि क्या तुम्हें नई जॉब मिल गई। ये सुनकर वो आती है उससे फ़ोन लेकर लिली से पूछती है कि क्या ये मेरी वजह से तुम्हारी जॉब गई है। पर लिली उसे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद रिज़ाइन किया है, और फ़ोन रख देती है। तभी शाओमिंग भी उसे समझा दे कि तुम चिंता मत करो, लिली को तो बहुत सारे लोग जॉब की ऑफ़र दे रहे हैं। और शिंग रेडी होकर ऑफिस के लिए चली जाती है, जहाँ पर पूरे दिन इन्वेस्टर से कॉल करके उन्हें कहते हैं कि उनका एनालॉग डिज़ाइन तैयार है और प्रिंटर के आते ही वो उन लोगों को प्रोडक्ट दिखाएंगे, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देता। तभी शुआंग आकर शिंग से कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और मैं आप दोनों पर यकीन करता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है, जिसके जाते ही जीजू शिंग से फिर से डोंगयान का ऑफर कंसीडर करने के लिए कहता है, इससे हमारे प्रोडक्ट को बनाने का सपना पूरा होगा। तभी शिंग को अननोन नंबर से एक कॉल आता है जो कि युआन का था। वो उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। अब अगले दिन ये दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। जो चीज़ हान का असिस्टेंट भी उसे बता देता है कि शिंग युआन से मिलने के लिए आई है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हान बोलता है कि अगर वो समझदार होगी तो वो युआन को ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो सुनकर उसका असिस्टेंट बोलता है कि शिंग अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा नीड में है। ये सुनकर हान कहता है कि अगर ऐसी छोटी सिचुएशन की वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। वो बोलता है कि अगर शिंग ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आप सच में उसकी कंपनी खुद ही रुइन कर दोगे, क्योंकि वो जब युआन के साथ हो जाएगी तो एक तरीके से आपके अगेंस्ट होगी। जो सुनकर हान इस बारे में सोचने लग जाता है। इधर युआन शिंग को प्रेस करते हुए कहती है कि तुमने इतने जल्दी अपना एनालॉग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, जिस चीज़ से वो काफ़ी इम्प्रेस हुई है और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ये सुनकर शिंग काफ़ी खुश होती है, लेकिन जब युआन उसे बताती है कि वो 20 मिलियन इन्वेस्ट करेगी, जिसके बदले में उसे 33% स्टॉक चाहिए, ये सुनते ही शिंग की स्माइल गायब हो जाती है और युआन उसे बोलती है कि वो अकेले इन स्टॉक को नहीं रखेगी। तो शिंग उसे यहाँ पर प्रॉमिस मांगती है कि फ्यूचर में आप जो हमारी फाउंडिंग टीम है उसको रिप्लेस नहीं करोगी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए प्रॉमिस नहीं करती और उसे कल सुबह तक रिप्लाई देने के लिए कहती है,
क्योंकि अगर वो नहीं मानेगी तो वो दूसरी कंपनीज को कंसिडर करेगी। अब रात में शिंग ऑफिस के अंदर इस बारे में ही सोच रही होती है और जीजू एंशियस होकर इसे ऑफर लेने के लिए कहता है, नहीं तो हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर शिंग उसे समझाती है कि अगर उसके पास इतने स्टॉक्स होंगे तो वो इजीली कंपनी में चेंजेस कर सकती है, और उसे दिखाती है कि कैसे युवान ने जिन भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था उसने बाद में उनकी फाउंडिंग टीम से उसे रिज़ाइन करवा दिया और न्यू टीम एस्टैब्लिश की। हमारे साथ भी यही होगा। लेकिन जीजू बोलता है कि इसको हम उस टाइम भी देख सकते हैं, पर शिंगो से बोलती है कि वो ऐसे कोई भी फैसला नहीं दे सकती और इसके बारे में सोचेगी। अब वो रूफटॉप पर जाकर स्टार्स को देखते हुए जो भी उसके फ्रेंड ये चैन या फिर हान ने उसे कंपनी फेल होने के चांसेस के बारे में बोला था उसके बारे में सोचने लग जाती है, जिसे हान नीचे से खड़ा होकर देख रहा था। अगले दिन भी अब ऑफिस में बैठकर शिंग ऑफर एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही थी, जहाँ उसके साथ जीजू भी होता है और हान भी यहीं पर इस सब के बारे में सोच रहा था कि शिंग क्या जवाब देगी। दूसरी तरफ युआन भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके बैठी हुई थी। तभी शिंग कुछ सोचकर उसे सीधा 10 बजे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद हान का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि शिंग ने युआन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हान खुश होते ही फटाफट से शिंग से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर शिंग जब अपने ऑफिस में आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और याद करती है कि जब उसने युआन को रिजेक्ट किया तो युआन ने उससे कहा था कि मेरे से अच्छा ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम श्योर हो कि ऑफर रिजेक्ट करोगी। तो वो कहती है कि मेरा ड्रीम है जो कि मुझे इस कंपनी के लिए सपोर्ट कर रहा है और मुझे डर है कि बाद में आप मुझे इस कंपनी से रिप्लेस कर दोगी। वो कहती है कि तुम्हें पहले लोगों के केसेस देखे होंगे जिन भी कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर मैं उन्हें हेल्प नहीं करती तो वो कभी भी बिलियनियर नहीं बन पाते। बेशक से उन्हें बाद में उस कंपनी को छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का ड्रीम था वो तो पूरा हो गया ना। तो शिंग कहती है कि वो इस कंपनी में काम करते रहना चाहती है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं कर रही है, और उसे पोलाइटली रिजेक्ट करके चली जाती है। अब वो सैड होकर अपने ऑफिस में खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ वो उसे सीधा युआन के जैसा ऑफर देता है कि वो उसमें 20 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले में उसे 33% स्टॉक चाहिए और उसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस वो ये चाहता था कि वो उसे काम के बारे में रेगुलर रिपोर्ट देती रहे। जो सुनकर शिंग बोलती है कि वो उसे इतने स्टॉक्स नहीं दे सकती और अगर तुम इससे कम करो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। जो सुनकर हान कहता है कि मैं तुम्हें क्या एंजल इन्वेस्टर लगता हूँ। तो शिंग कहती है कि युआन ने मुझे यही टर्म्स दिए थे तो मैं उसका भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन हान बोलता है कि तुमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है वो अपने पहले कंपनी की डेटा की हेल्प से बनाया है, तो आगे क्या करोगे? और अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी तो मैं तुम्हें डोंगियन मेडिकल और डॉक्टर क्लाउड का सपोर्ट मिलेगा। जिस पर शिंगो से कहती है कि दूसरे इन्वेस्टर्स थोड़ी इतने अच्छे होते हैं, तुम्हें तो देखकर ही ऐसा लगता है कि तुम्हें अप्रोच करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हान कहता है कि ये सच नहीं है, लेकिन तुम्हारी कंपनी के ब्राइट फ्यूचर के सामने मैटर नहीं करता। तो शिंगो से बोलती है कि आगे तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि मोस्टली कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा और तुम टीम को कभी भी चेंज नहीं करोगे। तो हान एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम मुझे हर एक काम का रिपोर्ट दोगी और 2 साल तक मेरे पास सर्विलेंस का पावर रहेगा, जिसकी इन टर्म्स को शिंग एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों हैंडशेक करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान बोर्ड मेंबर मिस ही से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने लास्ट टाइम उसे सपोर्ट किया था, जिस चीज़ के लिए वो उसे थैंक यू बोलता है, जहाँ पर वो उसे ये भी बोलती है कि वो एग्री करती है उसके आइडिया से। तो हान उसे कल मीटिंग में शिंग की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिस चीज़ के लिए वो उसे अपने कंसर्न बताती है कि उस कंपनी में अभी ज़्यादा टेक्निकल लोग भी नहीं हैं और शिंग को इस सब में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो ये रिस्की हो सकता है। पर हान उसे बताता है कि अभी जो डॉक्टर क्लाउड में प्रॉब्लम आ गई थी हॉस्पिटल के अंदर, उसको भी शिंग ने ही सॉल्व किया था। यहाँ तक कि वो जो बे प्रोजेक्ट है उस पर भी वही काम कर रही थी और यान भी उसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन शिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर मिस ही कहती है कि सच में उसके अंदर कोई ना कोई बात तो होगी, इसलिए वो कल उसे सपोर्ट करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में अब युआन एक इन्वेस्टर के साथ ऑफिस में बात कर रही होती है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि कैसे हान ने सभी लोगों को शिंगचैंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। ये सुनकर युआन उसे एश्योरेंस करते हुए कहती है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि शिंगचैंग कंपनी के थ्रू ही वो लोग हान को नीचे लेकर आ पाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि यूचिंग अपने होम टाउन से वापस आता है, तो शिंग उसे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए जाती है और उसने जो शिंग को रिंग दी हुई थी वो भी उसने पहन ली होती है। वो उसे दिखाती है और बताती है कि उन्हें इन्वेस्टर मिल गया है और आज वो एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। जो सुनकर यीचेन उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। ये सुनकर शिंगो से बोलती है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, पर वो मना करने लग जाता है। वो बोलता है कि अभी उसे कुछ काम है और वो उसे वीकेंड पर मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसे घर तक छोड़ने के लिए जाती है। जिसके बाद वो हान के पास जाती है, जहाँ उसके असिस्टेंट की डेस्क पर वो एक विजडम मेडिसिन के सेमिनार का इन्विटेशन देखती है। फिर वो हान के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर खुश होता है। शिंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम एग्रीमेंट को पढ़ोगी नहीं, पर वो बोलती है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए मुझे आप पर ट्रस्ट है।
तभी यहाँ पर वो उसकी उंगली के अंदर रिंग देख लेता है और सैड हो जाता है। अब शिंग जाने से पहले उसे यहाँ पर विजडम मेडिसिन का इन्विटेशन के बारे में पूछती है कि क्या उसे वो मिल सकता है। तो हान उसे बोलता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, जो सुनकर वो खुश होकर उसे बाय बोलकर चली जाती है और हान सैड होकर यहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है। शाम को अब जब हान काम कर रहा था तभी जैंग उसके ऑफिस में आती है। वो उसे प्रपोजल दिखाकर बोलती है कि वे ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है अगर टाउन में जाए तो। जो सुनकर शिंग ने उसे शिंटियान विलेज में जो बोला था उसे याद आता है। तभी जैंग उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने क्लासमेट शिंग की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो हान कहता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैं फ्रेंडशिप की वजह से नहीं करता, चाहे वो तुम्हारी कंपनी हो या फिर शिंग की। जो सुनकर जैंग बोलने लग जाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करेंगे। तभी हान उसे बोलता है कि उसे कुछ काम करना है, इसीलिए अब जैंग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब जब जीजू, शिंग और शुआंग ऑफिस के अंदर होते हैं तभी हान ने जो उनकी कंपनी में पहला इन्वेस्टमेंट भेजा होता है 6 मिलियन का, वो उन लोगों को मिल जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करें। तभी शिंग हान को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक टेक्स्ट भेजती है कि उन्हें पैसे रिसीव हो गए हैं। तभी हान उसे विजडम मेडिसिन का इन्विटेशन भी भेज देता है, जिससे वो और ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे अब और रिसोर्सेज और लोगों से मिलने का चांस मिलेगा। ये चीज़ वो यी चेंग को भी मैसेज करके बताती है कि वो लोग अब वीकेंड पर सेलिब्रेट करते हैं। फिर जब जीजू और शुआंग घर पर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लिली आती है और शिंग के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताता है कि वो इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद कुछ काम के लिए चली गई है। असल में लिली यहाँ पर उनके लिए कुछ मेडिकल डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी, जो कि उसे अपने क्लाइंट से मिली थी। इसलिए वो पेन ड्राइव उन्हें देकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और जा रही होती है। पर तभी जीजू उससे मूवी देखने के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना करके चली जाती है। जो देखकर शुआंग उससे कहता है कि तुम्हें उसे चेस कर रहे हो ना, जिस पर वो हंसकर हाँ कहता है। यहाँ से अब हम वापस से लिली को देखते हैं, जो कि बार में बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। तभी शाओ वहाँ पर आ जाता है। लिली कहती है कि क्या कोइंसिडेंस से हम फिर से मिल गए, पर वो बोलता है कि नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जिसके बाद हम इन दोनों को वापस से नाइट स्पेंड करता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ शिंग यीचन को कैसे प्रपोज करना है उसके लिए प्रपोजल बना रही थी। तभी यीचंग वहाँ पर आ जाता है। आज घर के अंदर शिंग अकेली थी, इसलिए वो उसके लिए डिनर बनाता है और दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। जहाँ शिंग उसे बताती है कि कल वो एक बहुत ही बड़े प्रोग्राम में जा रही है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारे बड़े लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। जहाँ पर यीचंग थोड़ा सा सैड होता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर आगे बहुत ही ब्राइट होने वाला है, इसलिए तुम्हें अब अच्छे से अपना ध्यान भी रखना होगा। जिसका बिहेवियर यहाँ पर काफ़ी अजीब लग रहा था। वो शिंग को प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो आगे अच्छे से खाना खाएगी और वो खुश होकर हाँ बोलती है। अब खाना खाने के बाद वो प्रपोजल कंप्लीट करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और ये दोनों साथ में मूवी देखते हैं, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मेरा काम होने के बाद हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलेंगे, पर वो उसे फ़िलहाल मूवी देखने पर फोकस करने के लिए कहता है। अब मूवी देखते हुए शिंग उससे कहती है कि हम जब ओल्ड हो जाएंगे तो ऐसी ही जगह पर जाकर रहेंगे, और तुम्हें याद है कि हमने पहले सोचा था कि हम एक गेस्ट हाउस खोलेंगे। जो सुनकर यीचन सैड होकर बोलता है कि तुमने कहा था कि मैं बहुत ही अच्छा कुक हूँ, तो खाना भी बनाऊंगा और तुम वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बनोगी। हम दोनों एक साथ जहाँ पर चाहे वहाँ पर घूम सकेंगे, पर अगर हम सच में वैसी लाइफ जिए तो कितना अच्छा होगा ना। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें बाहर आती हैं, लेकिन जब वो देखता है तो शिंग तो सो गई थी, इसीलिए वो उसे लटाकर लाइट्स वगैरह बंद कर देता है और उसका लैपटॉप देखता है, जिसमें उसने उसको प्रपोज करने के लिए पीपीटी बनाई हुई थी कि वो उसे कैसे प्रपोज करेगी। जो देखकर वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब अगले दिन शिंग रेडी होती है अपने समिट में जाने के लिए, और यीचंग ने जो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था उसे खा रही थी। तभी कैब ड्राइवर को उसे कॉल आता है और वो उसे जल्दी आने के लिए कहता है, इसीलिए अब शिंग जाने लग जाती है। वो यीचंग को स्माइल करते हुए बोलती है कि आज वो जल्दी आ जाएगी, पर जैसे ही वो जाने वाली थी तभी वो उसे ब्रेकअप की बात कह देता है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो ये क्यों बोल रहा है, लेकिन तभी उसे ड्राइवर का फिर से कॉल आ जाता है। इस बार वो उसे चिल्लाकर उसका वेट करने के लिए कहती है और यीचंग पर चिल्लाती है कि कहीं ये मजाक तो नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तो शिंग गुस्से में रिंग निकाल कर टेबल पर रख देती है और उसे फिर से सोचने के लिए कहकर चली जाती है। अब शिंग टैक्सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है ब्रेकअप की बात सुनकर, और इधर यीचंग भी उस रिंग को देखकर सैड था। अब शिंग जैसे ही समिट के लिए पहुंचती है तो टैक्सी में वापस से अपना मेकअप ठीक करती है, जो कि रोने की वजह से खराब हो गया था। वो अंदर जाकर फिर सीट पर बैठ जाती है, जिसे हानतिंग दूर से देख रहा था क्योंकि वो उसी के आने का वेट कर रहा था। वहीं यीचंग शिंग के घर से अपना सारा सामान और वो रिंग लेकर चला जाता है। यहाँ शिंग समिट के टाइम पर बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। तभी हानो से मिलाने के लिए किसी मिस्टर शिंग को लेकर आता है ताकि वो अपने कनेक्शन बना सके। जहाँ वो उनसे अच्छे से बात करती है, लेकिन अपनी फ़ोन की तरफ ही देखे जा रही थी। उसी वक्त वहाँ पर जैंग भी आ जाती है और उसे फ़ोन की तरफ ना देखकर मिस्टर शिंग की तरफ ध्यान देने के लिए कहती है, जो देखकर हान उन दोनों को वीचैट में ऐड करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं।
अब जब ये सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे तभी शिंग फोन को देखकर सैड हो रही थी क्योंकि यूचेंग का उसे अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया था, जो देखकर ज़ांग दी उसे टॉन मारने की कोशिश करती है लेकिन शिंग उसे अच्छा जवाब देती है। फिर मिस्टर शेंग तो अब अपनी स्पीच प्रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर हान उसे बाहर बात करने के लिए बुलाता है। वो उसे पूछता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। पर शिंग बोलने लग जाती है कि नहीं वो ठीक है और शायद उसने ठीक से खाया नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर हान यहाँ पर उसके हाथों को नोटिस करता है कि अब उसके हाथ में वो रिंग नहीं थी, इसीलिए वो उसे अपना मूड एडजस्ट करने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है। और शिंग अपने आप को यहाँ पर किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है जिसे अंदर से हान देख रहा था। तभी उसके पास ज़ांग आ जाती है जिसे वो बोलता है कि तुम्हें इतना कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ांग यहाँ पर भोला सा चेहरा बनाकर कहती है कि मैं तो बस उसे अपनी कंपनी की फॉर्मर एम्प्लॉय होने की वजह से एडवाइस दे रही थी। तो हान उसे कहता है कि वो उससे अच्छे से एडवाइस देगा, जो सुनकर ज़ांग बोलती है कि अगर ऐसा है तो शिंग को बहुत ही अच्छे से काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये बोलकर चली जाती है। तभी हान को लू का मैसेज आता है कि उसने बाहर सेटअप कर लिया और वो उसे देखने के लिए आ सकता है। अब समिट के ख़त्म होने के बाद हान अपनी कार में शिंग को घर छोड़ता है, जहाँ घर में जाकर वो उन लोगों की सुबह जो बात हुई थी उसे याद करती है और रूम में जाकर उनके हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लग जाती है। पर अब क्योंकि ईचन अपना सारा सामान वहाँ से लेकर चला गया था, इसलिए वो सीधा अब उसके अपार्टमेंट के सामने पहुँच जाती है। वो उसे कॉल करके दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो उसे स्माइल करके हान के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो दिखाती है और अपनी कंपनी की फर्स्ट पेमेंट भी दिखाती है। वो कहती है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उनकी कंपनी भी राइट ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन ईचंग उसे सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। वो उसके घर में अब सब कुछ चेक करने लगती है कि कहीं किसी लड़की की वजह से तो वो ये सब नहीं कर रहा, पर उसे वहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिलता। ईचंग उसे बोलता है कि उसकी लाइफ में उसके अलावा और कोई भी लड़की नहीं है, जो सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है और रोने लगती है। फिर वो उसे पास जाकर उसे हक करता है, जहाँ शिंग उसे मारते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए वेट नहीं कर सकते, मैं अपनी सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। लेकिन वो मना करके कहता है कि जब तुम काम कर रही थी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ तुम्हें कंफर्ट कर रहा था। जो सुनकर शिंग कहती है कि मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, पर वो कहता है कि लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो उसे यहाँ पर ये भी बता देता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल देख लिया था, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ अपने पार्टनर के साथ और तुम अपनी वैल्यू बनाना चाहती हूँ, इसलिए अब हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। वो उसे विश करता है कि वो सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जिए। जो सुनकर शिंग सैड हो जाती है और अपने ब्रेकअप की बात को एक्सेप्ट करके वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद ईचन भी उनके साथ वाली मेमोरीज का सारा सामान एक ड्रॉअर के अंदर लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम हान को कुकिंग करता हुआ देखते हैं, जब वो बहुत ही अच्छे से सी फूड बना रहा था। जिस बीच उसे बार बार लू का मैसेज भी आ रहा था कि वो कब आने वाला है। तभी वहाँ पर शाव आकर देखता है कि उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। वो उससे पूछता है कि जब तुम किसी ट्रबल में होते हो तभी खाना बनाते हो, तो आज इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिश क्यों बनाई है? क्या शिंग ने तुम्हें अपनी वेडिंग का इन्विटेशन भेजा है? पर हान बिना उसकी तरफ देखे अपनी डिश को सर्व करते हुए बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। ये सुनते ही शाओ कहता है कि अरे फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके पास जाओ ना, उसको अभी सबसे ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होगा, इसे तुम्हें अच्छा चांस मिलेगा। पर हान कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसे कुछ काम है बोलकर उसे डिश खाने के लिए देकर चला जाता है और शाओ उसके हाथ का खाना खाते हुए कहता है कि ये कितनी पिटी की बात है कि ये बंदा एक शेफ़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। जिसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि एक बार के अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर हान आ जाता है क्योंकि असल में ये लू का बार था। वो शिंग को देखकर उसके थोड़ा पास में ही जाकर बैठ जाता है और उसे देखता रहता है। तभी उसके सामने लू आकर उसे बताता है कि आओ मैं तुम्हें बाहर दिखाता हूँ। लेकिन हान तो सिर्फ शिंग की तरफ ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर लू बताता है कि ये तो 1 घंटे से यहाँ पर अकेले ड्रिंक किए जा रही है। तभी ड्रिंक करते करते शिंग नीचे स्लिप हो जाती है, लेकिन फिर से वो उठती है और एक और ड्रिंक मांगती है। और वो जैसे ही दोबारा गिरने वाली थी तभी हान उसको आकर अपनी गोद में उठा लेता है और उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो वो हंसकर कहती है कि अरे तुम तो हान तिंग हो, चलो मैं साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन वो उसे उठाकर सीधा अपनी कार में लेकर जाता है घर छोड़ने के लिए, जहाँ लू भी इन लोगों के साथ में ही जाता है। कार के अंदर शिंग कभी इधर से उधर टर्न हो रही थी और जैसे वो विंडो पर अपना सर रखने वाली थी तभी हान उसके बीच में अपना हाथ रख लेता है ताकि उसके सर में लगे ना, और फिर उसके सर के नीचे अपना कोट लगा देता है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि उसे शिंग का घर एग्जैक्टली कहाँ पर है ये तो नहीं पता। तो हान लो से उसकी फ्रेंड से पूछने के लिए कहता है, इसीलिए वो शूजी को कॉल लगाता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। तो वो शामिंग को मैसेज करता है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। इसीलिए वो अपने दूसरे अकाउंट से उसे मैसेज करता है और उसे बताता है कि उसकी रूममेट उसके साथ है, वो उसे जल्दी से मैसेज करे।
जिस बीच शिंग हान के ऊपर अपना सर रखकर रेस्ट करने लग जाती है, जिससे वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तभी शाओमेंग भी लो को एड्रेस भेज देती है और जैसे ही वो टर्न करता है तो उन लोगों को एक साथ देखता है, लेकिन हान उसे सीधा बैठने के लिए बोलता है, जिन्हें इस तरीके से देखकर लो भी स्माइल कर रहा था कि हान शिंग की कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है। फिर हान शिंग को उसके ब्लेजर से कवर कर देता है, लेकिन शिंग फिर से उठकर अपना सर उसके शोल्डर पर रख देती है। अब ये लोग किसी तरीके से उसके घर पहुंचकर फटाफट से उसे काउच पर ले जाकर सुला देते हैं। ये लोग शाओमेंग को उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर जा ही रहे थे, पर शिंग यहाँ पर हान का पैर पकड़ लेती है, जिसे देखकर हान मैंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में है नहीं है, पर वो कहती है कि नहीं, मैं अभी मार्केट से खरीद कर लेकर आती हूँ। जो देखकर लो बोलता है कि अभी काफ़ी लेट हो गया है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। ये बोलकर दोनों चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद शिंग और हान दोनों ही घर के अंदर अकेले थे, जहाँ पर शिंग तो बिल्कुल उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उसे पानी पीना था तो वो उसे पानी पिलाता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया था, इसीलिए वो ऐसी पोजीशन में किस तरीके से टिश्यू का पैकेट निकालता है और उससे उसको साफ कर देता है। लेकिन अब शिंग को ठंड लग रही थी। तभी हान डाइनिंग टेबल पर शिंग का कोट रखा हुआ देखता है, जिसे वो किस तरीके से अम्ब्रेला की मदद से उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि शिंग ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था। लेकिन बेचारा बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं उठा पाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।